दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। आपको बता दें कि राहुल गांधी का मोदी सरकार पर जोरदार हमला। बोले 70 साल में बनी देश की पूंजी को बेच रही सरकार। वहीं केंद्रीय मंत्री नारायण राणे हुए गिरफ्तार, उद्धव ठाकरे के खिलाफ दिया था बयान। वहीं केंद्रीय मंत्री नारायण राणे की गिरफ्तारी पर बीजेपी का उद्धव सरकार पर निशाना। जेपी नड्डा बोले ना तो डरेंगे और ना ही दबेंगे। वहीं कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ बड़ी बगावत। सोनिया गांधी से मिलेंगे कांग्रेस नेता, 7 मंत्री दे सकते हैं इस्तीफा। वहीं केंद्र सरकार हुर्रियत कॉन्फ्रेंस पर लगा सकती है प्रतिबंध, सभी जांच एजेंसियों से मांगी रिपोर्ट। वहीं नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के ऐलान पर कांग्रेस बोली, पीएम मोदी आसमान जमीन और पाताल तक सब कुछ बेच डालेंगे। वहीं जाति आधारित जनगणना पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दूसरे दलों के पाले में डाली गेंद। वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की चुनाव आयोग से मांग, पश्चिम बंगाल में उपचुनाव की करें घोषणा। वहीं मुंबई में नारायण राणे के घर के बाहर भिड़े बीजेपी और शिवसेना कार्यकर्ता, जमकर हुई पत्थरबाजी। और भी बड़ी खबरों को जानने के लिए वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। वहीं पहली बड़ी खबर है, राहुल गांधी का मोदी सरकार पर जोरदार हमला। बोले 70 साल में बनी देश की पूंजी को बेच रही सरकार। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि 70 साल में जो भी देश की पूंजी बनी, मोदी सरकार ने उसे बेचने का काम किया है। रेलवे को निजी हाथों में बेच दिया जा रहा है। पीएम मोदी सब कुछ बेच रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी और भाजपा का एक नारा था कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ, और कल वित्त मंत्री ने जो भी 70 साल में इस देश की पूंजी बनी थी उसे बेचने का फैसला ले लिया। मतलब प्रधानमंत्री ने सब कुछ बेच दिया। उन्होंने कहा कि सारे के सारे निजीकरण एकाधिकार बनाने के लिए किए जा रहे हैं। पावर, टेलीकॉम, वेयर हाउसिंग, माइनिंग, एयरपोर्ट, पोर्ट्स, ये सब एकाधिकार बनाने के लिए किया जा रहा है। आप जानते हो पोर्ट्स किसके हाथ में हैं, एयरपोर्ट किसको मिल रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि जैसे ही एकाधिकार बनता जाएगा उसी तेजी से आपको रोजगार मिलना बंद हो जाएगा। इस देश में जो छोटे और मध्यम व्यवसाय हैं, जो कल आपको रोजगार देंगे, वो सब बंद हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। 3 से 4 व्यवसाय रहेंगे, उनको रोजगार देने की कोई जरूरत नहीं रहेगी। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार हिंदुस्तान की पूंजी बेची जा रही है, ये आपके भविष्य पर आक्रमण है। नरेंद्र मोदी जी अपने 2 से 3 उद्योगपति मित्रों के साथ हिंदुस्तान के युवा पर आक्रमण कर रहे हैं। इसे आप अच्छे तरीके से समझिए। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन प्रोग्राम पर भी राहुल गांधी ने नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि देश के युवाओं से केंद्र ने रोजगार छीना है, कोरोना में मदद नहीं की, किसानों के लिए 3 कृषक कानून बनाए। कांग्रेस नेता ने कहा कि मोदी सरकार ने 1.6 लाख करोड़ का रोडवेज बेच दिया। देश की रीढ़ कही जाने वाली रेलवे को 1.5 लाख करोड़ में बेच दिया। राहुल गांधी ने कहा कि रेलवे देश की रीढ़ है। गरीब आदमी एक सफर से, एक शहर से दूसरे शहर रेलवे के बिना सफर नहीं कर सकता। 1.50 लाख करोड़ रुपए में रेलवे, 400 स्टेशन, 150 ट्रेनें और रेलवे ट्रैक तक सरकार बेच रही है। राहुल गांधी ने रेलवे कर्मचारियों से कहा कि अगर ये रेलवे से छीनकर प्राइवेट कंपनियों को दे दिया जाएगा तो आपके रोजगार पर भी खतरा मंडराएगा। राहुल गांधी ने कहा कि जो रेल कर्मचारी हैं, जब रेलवे को चीन को सौंपकर प्राइवेट कर दिया जाएगा तो आपका क्या होगा। आपको बता दें कि फिलहाल प्राइवेटाइजेशन को लेकर राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोला। अगली बड़ी खबर, केंद्रीय मंत्री नारायण राणे हुए गिरफ्तार, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ दिया था आपत्तिजनक बयान। ये आपको बता दें कि महाराष्ट्र पुलिस ने मंगलवार को थप्पड़ वाले बयान के मामले में केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को गिरफ्तार कर लिया है। राणे पर आरोप है कि उन्होंने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ आपत्तिजनक बयान दिया था। नारायण राणे को पहले चिपलून से हिरासत में लिया गया था, उसके बाद कागजी कार्रवाई पूरी कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। दरअसल राणे ने हाल ही में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लेकर एक विवादित बयान दिया था। इस बयान में उन्होंने ठाकरे की आलोचना करने के साथ ही उन्हें थप्पड़ मारने की बात कह डाली थी। इस बयान के बाद उन पर एफआईआर दर्ज की गई, जिसके बाद नासिक पुलिस उनकी गिरफ्तारी के लिए रत्नागिरी रवाना हो गई थी। जानकारी के अनुसार केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के खिलाफ ठाणे के नौपाड़ा में भी एक और मामला दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री नारायण राणे की गिरफ्तारी पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ट्वीट कर अपनी नाराजगी भी जताई है। इधर दूसरी ओर मुंबई में राणे के बयान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर ने इस दौरान कहा कि संसद के मंत्री जो खुद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उन्होंने अपने ही मुख्यमंत्री के संवैधानिक पद का अपमान किया है। इसके खिलाफ हम तगड़ा प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं गिरफ्तारी की सूचना मिलने के फौरन बाद केंद्रीय मंत्री राणे ने रत्नागिरी कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका दायर की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। नारायण राणे के खिलाफ 4 एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं। आपको बता दें कि फिलहाल नारायण राणे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।
और ये बड़ी खबर, केंद्रीय मंत्री नारायण राणे की गिरफ्तारी पर बीजेपी का उद्धव सरकार पर निशाना। जेपी नड्डा बोले ना तो डरेंगे और ना ही दबेंगे। यहाँ आपको बता दें कि फिलहाल नारायण राणे को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब उन्हें अदालत में पेश किया जाएगा। पुलिस के इस कदम को लेकर बीजेपी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ट्वीट कर कहा कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा केंद्रीय मंत्री नारायण राणे जी की गिरफ्तारी संवैधानिक मूल्यों का हनन है। इस तरीके की कार्यवाही से ना तो हम डरेंगे और ना ही दबेंगे। बीजेपी को जन आशीर्वाद यात्रा में मिल रहे अपार समर्थन से ये लोग परेशान हैं और घबरा रहे हैं। हम लोकतांत्रिक ढंग से लड़ते रहेंगे और यात्रा जारी रहेगी। वहीं महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने कहा कि केंद्रीय कैबिनेट मंत्री को गिरफ्तार करना यह महाराष्ट्र के इतिहास में पहली बार हुआ है। ये सत्ता का दुरुपयोग है, हम इसे सहन नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि हर सांसद का कुछ अधिकार होता है, उस अधिकारों का हनन हुआ है। लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति को इस मामले में हमारे सभी सांसद याचिका सौंपेंगे। बता दें कि राणे ने दावा किया था कि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अपने संबोधन में ठाकरे ये भूल गए कि देश की आजादी को कितने साल हुए हैं। राणे ने रायगढ़ जिले में सोमवार को जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान कहा था कि यह शर्मनाक है कि मुख्यमंत्री को यह नहीं पता कि आजादी को कितने साल हो गए हैं। भाषण के दौरान वो पीछे मुड़कर इस बारे में पूछते नजर आए थे। अगर मैं वहां होता तो उन्हें एक जोरदार थप्पड़ लगाता। इसी बयान के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। नासिक के पुलिस आयुक्त दीपक पांडे ने नारायण राणे की तत्काल गिरफ्तारी के आदेश जारी कर दिए और पुलिस के एक दल ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। और ये बड़ी खबर, कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ बड़ी बगावत। सोनिया गांधी से मिलेंगे कांग्रेस नेता, 7 मंत्री दे सकते हैं इस्तीफा। यहाँ आपको बता दें कि चुनावी राज्य पंजाब से बड़ी खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ बगावत हो गई है। 3 मंत्री और 20 कांग्रेस विधायक कैप्टन सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री तृप्त राजेंद्र बाजवा के घर मिले हैं। आज ही कैप्टन के खिलाफ कांग्रेस का धड़ा सोनिया गांधी को मिलने दिल्ली जाएगा। खबर है कि 5 से 7 मंत्री इस्तीफा भी दे सकते हैं। जानकारी के मुताबिक तृप्त राजेंद्र बाजवा के घर पर 3 मंत्री और 20 कांग्रेस विधायकों की यह बैठक करीब 2 घंटे तक चली। इस बैठक में चर्चा हुई कि कांग्रेस सरकार का प्रदेश में प्रदर्शन अच्छा नहीं है। पार्टी पहले जहां पर खड़ी थी आज भी वहीं पर खड़ी है। हम चुनाव की तरफ बढ़ रहे हैं, ऐसे में लोगों में सरकार के खिलाफ नाराजगी है। इसके साथ ही बैठक में कहा गया है कि कांग्रेस आलाकमान की ओर से जो 18 सूत्रीय कार्यक्रम रखे गए थे उनमें सिर्फ छोटे मोटे काम हुए हैं, बड़े स्तर पर कोई भी काम नहीं हुआ। इसलिए 5 सदस्यीय टीम बनी है। इसमें 4 कैबिनेट मंत्री हैं और एक महासचिव प्रगट सिंह हैं। ये लोग सोनिया गांधी से मुलाकात कर उन्हें हालात की जानकारी देंगे। आपको बता दें कि बैठक के कैप्टन अमरिंदर सिंह के भविष्य पर सवाल उठने लगे हैं। केंद्र एक बार फिर से कांग्रेस आलाकमान के पाले में आ गई है। क्या चुनाव से पहले कांग्रेस आलाकमान कैप्टन को कुछ और वक्त देगा या फिर कोई दूसरा मुख्यमंत्री बनाकर उन कामों को करना चाहेगा जिसके दम पर 2022 के चुनाव में जनता के बीच जाया जा सके। आपको बता दें कि फिलहाल पंजाब के जानकार इस बगावत को नवजोत सिंह सिद्धू से अलग हटकर देख रहे हैं। जानकारों की माने तो सिद्धू के अलावा कैप्टन की कैबिनेट में ही एक ऐसा धड़ा है जो उनके खिलाफ है। ये धड़ा पहले भी कैप्टन का विरोध कर चुका है। आपको बता दें कि फिलहाल ऐसे में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की कुर्सी जा सकती है और इन सभी विधायकों ने कैप्टन अमरिंदर सिंह को मुख्यमंत्री पद से हटाने की भी मांग की है। और ये बड़ी खबर, केंद्र सरकार हुर्रियत कॉन्फ्रेंस पर लगा सकती है प्रतिबंध, सभी जांच एजेंसियों से मांगी रिपोर्ट। यहाँ आपको बता दें कि कश्मीर के अलगाववादी संगठन कहे जाने वाले हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को लेकर मोदी सरकार ने सभी जांच एजेंसियों से रिपोर्ट मांगी है। इन एजेंसियों द्वारा दी गई रिपोर्टों की समीक्षा के बाद मोदी सरकार हुर्रियत कॉन्फ्रेंस पर प्रतिबंध लगाने का फैसला ले सकती है। कश्मीर में भविष्य में होने वाले चुनाव के मद्देनजर केंद्र सरकार का ये बड़ा कदम माना जा रहा है। केंद्र सरकार के सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान में MBBS में दाखिले के बदले दी जाने वाली रकम का इस्तेमाल आतंकवाद में किए जाने का मामला प्रकाश में आने के बाद केंद्र सरकार ने कड़े कदम उठाने का फैसला लिया है। केंद्र सरकार को अभी तक जो इस बाबत जानकारी मुहैया कराई गई है उसमें कहा गया है कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से जुड़े दलों के लोगों द्वारा आम लोगों को पाकिस्तान से MBBS कराए जाने का आश्वासन दिया जा रहा है और इसके बदले बड़ी रकम वसूली जा रही है। यह भी बताया गया है कि जांच के दौरान ऐसा मामला भी सामने आया है जिसमें इस रकम का इस्तेमाल आतंकवाद के कामों के लिए किया जा रहा है। आपको बता दें कि सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसियों के पास इस बाबत पुख्ता सबूत भी हैं कि MBBS में दाखिला दिलाने के नाम पर पैसे लेने या फिर जो शख्स दाखिला ले रहा है उसके घर वालों या रिश्तेदारों के जरिए आतंक के काम को आगे बढ़ाया जा रहा है। जांच एजेंसियों को इस बाबत भी पुख्ता सबूत मिले हैं कि जिन लोगों से MBBS में दाखिला कराने के नाम पर पैसे लिए गए उन पैसों का उपयोग आतंकवादी गतिविधियों के लिए किया गया है। केंद्रीय जांच एजेंसियां
एएनआई ने इस मामले में बाकायदा कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया है। आपको बता दें कि फिलहाल मोदी सरकार हुर्रियत कॉन्फ्रेंस पर प्रतिबंध लगा सकती है। और ये बड़ी खबर, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के ऐलान पर कांग्रेस बोली पीएम मोदी आसमान जमीन और पाताल तक सब कुछ बेच डालेंगे। ये आपको बता दें कि कांग्रेस ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की 6 लाख करोड़ रुपए की राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन प्रोग्राम की घोषणा को लेकर सरकार पर जोरदार निशाना साधा और आरोप लगाया कि पीएम नरेंद्र मोदी आकाश पाताल और जमीन तक सब कुछ बेच डालेंगे। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि 60 लाख करोड़ रुपए की देश की संपत्ति की सेल सड़क, रेल, खाद्यान्न, दूरसंचार, बिजली, गैस, हवाई अड्डे, बंदरगाह, खेल स्टेडियम यानी मोदी जी आसमान जमीन और पाताल सब बेच डालेंगे। बीजेपी है तो देश की संपत्ति नहीं बचेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 6 लाख करोड़ रुपए की राष्ट्रीय मुद्रीकरण योजना की घोषणा की। इसके तहत यात्री ट्रेन, रेलवे स्टेशन से लेकर हवाई अड्डे, सड़कें और स्टेडियम का मुद्रीकरण शामिल है। इन बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में निजी कंपनियों को शामिल करते हुए संसाधन जुटाए जाएंगे और संपत्तियों का विकास किया जाएगा। निजी निवेश हासिल करने के लिए चेन्नई, भोपाल, वाराणसी एवं बड़ोदरा सहित भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण के करीब 25 हवाई अड्डे, 40 रेलवे स्टेशन, 15 रेलवे स्टेडियम और कई रेलवे कॉलोनी की पहचान की गई है। इन्हें निजी क्षेत्र के निवेश से विकसित किया जाएगा। और ये बड़ी खबर, जाति आधारित जनगणना पर ममता बनर्जी ने दूसरे दलों के पाले में फेंक दी गेंद। ये आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि अगर सभी राजनीतिक दल आम सहमति पर पहुंच जाते हैं तो वो राष्ट्रव्यापी जाति आधारित जनगणना को स्वीकार करेंगी। उनका ये बयान उस समय आया जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में 10 दलों के प्रतिनिधि मंडल ने जाति आधारित जनगणना पर जोर देने के लिए नई दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। ममता बनर्जी ने कहा कि जब चर्चा होगी और अगर आम सहमति बन जाती है तो मुझे इसे स्वीकार करने में कोई भी समस्या नहीं होगी। अगर सभी राजनीतिक दल और राज्य आम सहमति पर पहुंचते हैं तो मैं नहीं लड़ूंगी। राजनीतिक दलों, मुख्यमंत्रियों और केंद्र सरकार को आम सहमति पर पहुंचने दें। मुख्यमंत्री ने इस मुद्दे पर ज्यादा कुछ कहने से इनकार करते हुए कहा कि एक राज्य से दूसरे राज्य में भावनाएं अलग अलग होती हैं। उन्होंने कहा कि नीतीश जी ने इस मुद्दे पर अपने सवाल रखे हैं, देखते हैं कि इस पर दूसरे लोग क्या प्रतिक्रिया देते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री ने कहा कि विभिन्न जातियों के आंकड़े विकास योजनाओं को प्रभावी ढंग से तैयार करने में मदद करेंगे, क्योंकि उनमें से कई को अब तक उनकी वास्तविक आबादी के अनुरूप लाभ नहीं मिला है। पीएम मोदी से मिलने पहुंचे प्रतिनिधि मंडल में नीतीश कुमार के अलावा आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव, भारतीय जनता पार्टी समेत कई अन्य दलों के प्रतिनिधि भी शामिल हैं। आपको बता दें कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने जाति आधारित जनगणना को मजबूती से समर्थन किया है। और ये बड़ी खबर, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की चुनाव आयोग से बड़ी मांग, बोली पश्चिम बंगाल में उपचुनाव की घोषणा करे चुनाव आयोग। यहाँ आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दावा किया है कि राज्य में कोरोना की स्थिति अब पूरे तरीके से कंट्रोल में है। ऐसे में उन्होंने मांग की है कि चुनाव आयोग को अब उपचुनाव का ऐलान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोगों को वोट डालने और विधानसभा के लिए चुने जाने का पूरा अधिकार है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल में कोविड-19 की स्थिति अब पूरे तरीके से नियंत्रण में है। लोगों को वोट डालने और विधानसभा के लिए पूरा अधिकार है। चुनाव आयोग को उपचुनावों की तुरंत घोषणा करनी चाहिए, क्योंकि हमें लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों में कटौती नहीं करनी चाहिए। आपको बता दें कि यदि जल्दी ही चुनाव नहीं हुए तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को अपने पद से इस्तीफा देना होगा, क्योंकि वो उपचुनाव वाली सीट से चुनाव लड़ेंगी। आपको बता दें कि शुभेंदु अधिकारी ने उन्हें काफी वोटों के अंतर से हराया था। यदि वो चुनाव नहीं जीती तो उन्हें मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देना होगा। और ये बड़ी खबर, मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का प्रदर्शन कर रहे किसानों को बड़ा तोहफा, गन्ने का बढ़ाया समर्थन मूल्य। ये आपको बता दें कि फिलहाल पंजाब की कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार ने गन्ना किसानों का राज्य समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है। मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि ये बताते हुए खुशी हो रही है कि किसानों से मिलने के बाद गन्ना का SAP 360 रुपए प्रति क्विंटल तक बढ़ा दिया गया। उन्होंने अपनी सरकार की पीठ थपथपाते हुए कहा कि वो किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। बता दें कि गन्ने की कीमतों पर पंजाब के मुख्यमंत्री के साथ किसानों की बैठक से पहले कांग्रेस की पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा था कि गन्ना किसानों की मांगों के अनुरूप गन्ने की कीमतें तत्काल बढ़ाई जानी चाहिए। मुख्यमंत्री ने किसानों के साथ एक तस्वीर शेयर की जिसमें किसान उन्हें मिठाई खिला रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि किसानों के परामर्श के बाद 360 रुपए प्रति क्विंटल की दर से गन्ने के लिए SAP को मंजूरी दे दी गई है।
और ये बड़ी खबर, केंद्र सरकार पर राहुल गांधी के हमले के बाद केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर बोला जोरदार हमला। ये आपको बता दें कि नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार को निशाने पर लिया। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि 70 सालों में जो पूंजी बनी थी उसे मौजूदा सरकार बेच रही है। उनके आरोपों पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने जोरदार हमला बोला। स्मृति ईरानी ने कहा कि महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार थी, मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे में 8,000 करोड़ का मोनेटाइजेशन किया गया। क्या राहुल गांधी का यह आरोप है कि उनकी सरकार ने महाराष्ट्र में एक्सप्रेसवे बेच दिया? साल 2008 में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के संदर्भ में एक RFSP तब घोषित हुआ जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। क्या राहुल गांधी का यह आरोप है कि जिस प्रकार की मुखिया उनकी मां है, वो सरकार देश बेचने का दुस्साहस कर रही थी? 2006 में एयरपोर्ट के प्राइवेटाइजेशन की शुरुआत उस सरकार ने की जिसकी मुखिया सोनिया गांधी थी। तो क्या राहुल गांधी का यह आरोप है कि उनकी सरकार ने रोड, रेल और साथ ही एयरपोर्ट बेच डाला? केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आज जिस तरीके की पॉलिटिक हिपोक्रेसी हो रही है राहुल गांधी ने दिखाई है, वो इस बात को साबित करता है कि पारदर्शी रूप से राष्ट्र की तिजोरी को भरने का काम किया गया और कांग्रेस के लुटेरों से सुरक्षित किया गया उस सरकार पर छींटाकशी करने की उन्होंने कोशिश की है। और ये बड़ी खबर, कर्नाटक बना राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसे सफल बनाने के लिए प्रत्येक बच्चे तक पहुंचाना जरूरी। ये आपको बता दें कि कर्नाटक ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू कर दिया। इसके साथ ही कर्नाटक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि सरकार इस नई शिक्षा नीति को लागू करने में मदद करने के लिए डिजिटलीकरण और अनुसंधान एवं विकास की 2 नीतियों को शुरू करेगी। मुख्यमंत्री ने डिजिटलीकरण की जरूरत को रेखांकित करते हुए कहा कि डिजिटलीकरण शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, जिसके लिए हम एक नई डिजिटलीकरण नीति लेकर आएंगे जो प्रत्येक गांव, विद्यालय, विश्वविद्यालय पहुंचेगी और डिग्री स्तर के विद्यालयों को इसके तहत अपग्रेड किया जाएगा और iPad प्रदान किया जाएगा। उन्होंने NEP के माध्यम से शिक्षा में बुनियादी बदलाव लाने के लक्ष्य के लिए प्रधानमंत्री मोदी की सराहना भी की है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोविड मुक्त हो जाए तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।